सीएम पंक से फटके खाने के बाद हालात क्या होते हैं वो आपको ड्रू मैकिंटायर के इस पोस्ट से पता चल जाएंगे, जहां पे भाई आप देख सकते हो पीठ पे क्या जोर जोर के ड्रू मैकिंटायर के निशान पड़े हुए हैं, पूरे उस बेल्ट के, वही बेल्ट जिससे ड्रू मैकिंटायर मारना चाह रहे थे उनको। लेकिन एक चीज नोटिस करो भाई, ड्रू मैकिंटायर यहाँ पे फ्लेक्स करने में पीछे नहीं हट रहे। जो सीएम पंक का ब्रेसलेट उनके हाथ में है और जरा उसको देखो भी कितना मस्त तरीके से उन्होंने उसको विजिबल किया हुआ है। मतलब फोटो खींचने से पहले लग रहा है कि जैसे उन्होंने वो सारा जो है ना कि वो सामने फ्रंट फ्रेम में ही आ जाए, वो ब्रेसलेट के सारे वो एजेली और लैरी वाले जो लेटर्स है वो। तो ड्रू मैकिंटायर ने अपनी दिखा तो दिया कि बैंड उनकी बजी, लेकिन साथ में ये भी कह रहे देख ले भाई ब्रेसलेट तो अभी मेरे पास है। वैसे पंक का कहना तो ये है कि उस ब्रेसलेट से उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बात के ऊपर मुझे तो डाउट होता है भाई। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और आज मंडे नाइट ड्रॉ के मेन इवेंट में ब्रॉन ब्रेकर मैच जीत गए थे और मैच जीतने के बाद जो उन्होंने चैंपियनशिप को डिफेंड किया उसके बाद वो प्रोमो में बोल रहे हैं कि ये बैड एस एरा है। मतलब वो कह रहे हैं अब सारे लोग तुम तैयार हो जाओ, ब्रॉन ब्रेकर अब क्या करने वाला है। आपको पता है ब्रॉन ब्रेकर को देखते ही ऐसे कि वो नेक्स्ट सुपरस्टार है। क्या सही में ऐसा है? और उनका बिल्कुल सामने से कंपैरिजन रोमन रेंस और जॉन सीना के अगेंस्ट में, मतलब क्या है सच में कंपेयर करने वाली चीज भी। और अगर वो सक्सेस के पाथ पे चल रहे हैं तो वो हील होगा, फेस होगा। पूरा सुपरस्टार स्पॉटलाइट का एपिसोड आ चुका है ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर ऑन स्पॉटिफाई। लिंक आपको पहले ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप स्पॉटिफाई पे सर्च करके असली अखाड़ा भी देख सकते हो। पूरा प्योर आपको रेसलिंग की डिस्कशन मिलेगी वहां पे। और ब्रॉन ब्रेकर के बारे में बहुत सारी चीजें पता चलेंगी जो शायद आपको अभी नहीं पता होंगी। रोमन रेंस के बारे में बात कर लेते हैं भाई। तो ये पहली वैसे मैंने आपको बता दिया था स्मैकडाउन में वो आने वाले हैं। इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट डब्ल्यूडब्ल्यू ने कर दी और वो स्मैकडाउन को किक ऑफ करने वाले हैं। तो अब शायद आप ये मान लो कि जो अब तक हमने देखा है एक चीज़ की, रोमन रेंस ने अब तक कुछ माइक पे नहीं बोला है, शायद वो आपको जो इस हफ्ते का स्मैकडाउन का एपिसोड होने वाला है वहां पर बोलते हुए दिखा देंगे। और स्पेशली उनका वो एक्नॉलेज मी वाला इस बार जो बोलना है वो डिफरेंट हिट करेगा, क्योंकि अब तक वो जो बोल रहे थे वो एक हील कैरेक्टर में था, लेकिन अब यहाँ से रोमन रेंस का जो कैरेक्टर उसमें चेंज है। भले ही वो प्योर फेस वाला नहीं, उसको हमने अलग अलग वीडियोज में बहुत डिस्कस किया हुआ है, लेकिन अब रोमन रेंस के प्रोमोज सुनना स्पेशली, क्योंकि अब वो क्राउड को पसंद है, तो वो डिफरेंट होगा। करना क्या चाह रहे हो भाई तुम जजमेंट डे के साथ? ठीक है, जजमेंट डे तुमने तोड़ दिया, अच्छी बात ही है, वो सबकी भलाई के लिए स्टोरी लाइन हुई है। लेकिन अब ये जो नई जजमेंट डे है इसका नाम स्ट्रीट ट्रैश रखने का प्लान कर रहे हैं। आज तो रॉ में देख के मुझे ऐसा लगा नहीं कि इसके नेम को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि मर्च वगैरह भी जो वो निकाल रहे हैं वो जजमेंट डे के नेम से ही है। लेकिन रेसल वोट्स इस बात को रिपोर्ट कर रहा है कि ये इसको स्ट्रीट ट्रैश का नेम देने वाले हैं। मुझे नहीं पता कि इसका सेंस कैसे बन रहा है। और ये कि मतलब लोग भी कह रहे हैं कितना बड़ा डाउनग्रेड है कि कहाँ तुम जजमेंट डे जैसा इतना तगड़ा नेम, उससे तुम इसको स्ट्रीट ट्रैश बना रहे हो। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि है भी तो वैसे स्ट्रीट ट्रैश, तो ठीक है इसको ऐसा नाम दे देते। पता नहीं, बहुत कंफ्यूजन है, लेकिन ये नाम ऐसा सही तो ऊपर से आज रॉ में भी क्या नाम रखा था वो तो मैं नाम भी भूल जा रहा हूँ। क्या था वो, प्योर कलेक्टिव करके वो जो सोनी डेविल की टीम का नाम रखा है। नाम के साथ भी क्या क्या कर रहे हैं, बस ऐसे कुछ भी सोच के बना रहे हैं लग रहा है। रैंडी ओर्टन के फैन हो तो भैया बड़ी खुशी मिल जाएगी आपको ये सुन के, क्योंकि रिपोर्ट उनके बारे में ये पता चली है कि रैंडी ओर्टन ने 5 साल की डील और डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ साइन कर लिया। इसका मतलब कि 2029 तक वो डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के साथ ही रहने वाले हैं। और जब भी कोई ऐसी डील साइन होती है ना, लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है वो सुपरस्टार से बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि 5 साल का कोई छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। लेकिन इससे पहले वैसे जो रैंडी ओर्टन का कॉन्ट्रैक्ट है उसकी लेंथ तो और भी ज्यादा थी, पता नहीं कौन से जमाने में उन्होंने साइन किया था। उसके बाद उन्होंने वो AEW के नेम की आड़ में जो उसको रिन्यू किया हुआ था, अब फिर से उन्होंने साइन कर लिया। बैश इन बर्लिन में उनका गुंथर के साथ मैच है। पता नहीं, बहुत सारे लोग इसको सोच रहे हैं कि ये वन साइडेड है, गुंथर जीत ही जाएंगे। मुझे थोड़ा अलग लगता है इसको लेके, और वो मैंने पॉडकास्ट में से डिस्कस किया भी है। और एलन नाइट के बारे में भी पता चला कि उन्होंने भी एक डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। तो इसका मतलब ये तो अभी कुछ साल डब्ल्यूडब्ल्यू में ही रहने वाले हैं, और रैंडी तो शायद हमेशा ही रहेंगे। 10 साल पहले डब्ल्यूडब्ल्यू में ऐसी चीज हुई थी जिसकी वजह से एक नया टैलेंट डब्ल्यूडब्ल्यू में इंट्रोड्यूस हुआ था, और उसको आज हम जानते हैं केविन ओवंस के नाम से, क्योंकि 10 साल पहले डब्ल्यूडब्ल्यू ने उनको अपनी कंपनी में साइन किया था। इससे पहले वो बाकी और प्रमोशंस के अंदर काम कर चुके थे, नाम वो उन्होंने अच्छा खासा बना लिया था। और मुझे वो टाइम याद है जब NXT से उसी NXT चैंपियनशिप को लेके आके उन्होंने जॉन सीना को मारा था। और 2014 के जॉन सीना को मारना, 2014 में जो रियल टाइम में फैन देख रहा होगा उस बात को समझ सकता है कि उस समय जॉन सीना को आके मारा था, क्योंकि वो जॉन सीना का मैं कह सकता हूं वो वाला फेस चल रहा था जिस टाइम पे उनको बहुत ही तगड़ा बुक करते थे। मतलब कोई भी सामने आ जाए वो तो सुपर सीना है, उसको कोई कैसे मार सकता है। लेकिन ना सिर्फ मारा था केविन ओवंस ने, बल्कि बेइज्जत करके मारा था। उस मूवमेंट से कुछ मेमोरी याद है तो आज कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वैसे आप जे उसो और कोई चैंपियनशिप मैच, अगर आप इसे सेम सेंटेंस में डालोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता
सकता कि भसड़बाजी ना हो। इस ट्वीट में आप देख सकते हो जो भी जे उसो के सिंगल्स WWE चैंपियनशिप के लिए मैचेस रहे उसका क्या हालात रहे, या तो डिस्ट्रैक्शन से या फिर इंटरफेरेंस से उनके मैचेस का जो एंड है वो हुआ है। इसमें बहुत बड़ा हाथ में बोलूंगा जिमी ऊसो का भी है। जब भी ऐसा लगता है कि बंदा कुछ कर सकता है फिर उसमें इंटरफेरेंस वगैरह हो जाती है। फिर ब्लड लाइन के लोगों ने ही हमेशा जो प्रॉब्लम्स है वो इसमें क्रिएट करी है। अभी तक एक सिंगल्स चैंपियनशिप मिली नहीं है। सोच रहे हो जो उसको हम कहते हैं इतना ओवर हो गया है ना, उसके पास अब तक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप आई है ना अभी यूएस चैंपियनशिप आई है, जबकि जो उसने बोला कि वो सिंगल्स रन भी अपना आगे देखना चाहेंगे। बट अब तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में ब्लड लाइन का एक रियूनियन भी होने वाला है। तो आप मुझे पहले ये बताओ कि आप ब्लड लाइन के रियूनियन में ज्यादा एक्साइटेड हो? बट ये बहुत स्टूपिड सवाल है, आई थिंक सब इसी के लिए, या फिर कोई ऐसा भी है जो कि मिड कार्ड वाला टाइटल भी जीतते हुए देखना चाहता है या फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप भी। ड्रू मैकिंटायर को मैंने वार्निंग तो पहले ही दी थी, लेकिन शायद वो हमारी वीडियोस नहीं देखते हैं तो फिर वो शायद पता नहीं लगा पाए। लेकिन ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक की फ्यूड कंटिन्यू होने वाली है। आज उन्होंने रॉ में उनका बाजा भी बजाया उस बेल्ट से, और एक स्टिपुलेशन डिस्कस की जा रही है, डिस्कस तो नहीं की जा रही, इसको स्पेकुलेट कर रहे हैं लोग कि स्ट्रैप मैच हो सकता है ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक का। अभी तो मुझे ये भी नहीं पता कि क्या बैश इन बर्लिन में सीएम पंक होने वाले हैं। कहीं तो मैंने देखा था कि उनका एडवर्टाइज किया था, फिर अब मैं देख रहा हूं कि उनका एडवर्टाइजमेंट तो कहीं है नहीं। तो अभी ये श्योर नहीं है कि बैश इन बर्लिन में मैच होगा या स्टिपुलेशन भी होगी। लेकिन फिर हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि अभी जो बैड ब्लड आ गया रहा है उसके लिए हेल इन अ सेल प्लान हो रहा है, तो क्या पता उससे पहले ये एक और मैच कर लें बैश इन बर्लिन में, जो कि एक स्ट्रैप मैच हो। क्योंकि मुझे लगता नहीं कि WWE इसको प्रोटेक्ट करके भी रखेगी कि भाई चलो इसको इस शो में नहीं दिखाएंगे, तो उतना ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि एक मैच ऑलरेडी इनका हो चुका है। ये तो ऐसा कि कार्ड पर डालोगे तो अच्छा ही लगेगा। तो अगर स्ट्रैप मैच वाली स्टिपुलेशन थोड़ी वियर्ड है, लेकिन स्टोरी लाइन के हिसाब से सेंस बना रही है, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर है नहीं जो भागता फिर रहा है सीएम पंक से, और सीएम पंक तब भागता फिर रहा है जब ड्रू मैकिंटायर गुस्से में होते हैं। तो स्ट्रैप मैच बुल रोप मत करना भाई, स्ट्रैप मैच वैसे ही थोड़ा वियर्ड सी स्टिपुलेशन है, बुल रोप करके उसको और अलग बना देते हैं वो। तो अगर ऐसा मैच कर देते हैं तो हाँ फिर वो फ्यूड है वो और लंबी भी खींचेगी, और ये चाहिए भी भाई। इतने पूरे सालों से नहीं तो महीने का बिल्ड था, मैचेस करोगे तब तो मजा आएगा। रॉ में वैसे आज आपने ये चीज नोटिस कर ही ली होगी, कई बार रिव्यू में मैं बहुत सारी चीजें छोड़ देता हूँ क्योंकि वैसे ही बहुत कुछ होता है बताने के लिए और वीडियो की लेंथ भी बहुत लंबी हो जाती है। लेकिन अटेंडेंस में मार्क हेनरी के साथ उनके बेटे जेकब हेनरी थे, वो साइन हो चुके हैं WWE के साथ में। तो ये ना इन्होंने शुरुआत कर दी है। कितने सारे ऐसे सुपरस्टार्स रहे हैं जिनको पहले वो अटेंडेंस में लेके आते हैं और उसके बाद फिर उनके साथ चीजें बड़ी होती हैं। जैसे आज ओबा फेमी को भी इन्होंने अटेंडेंस में रखा था। मैं तो भाई मेन रोस्टर में डेब्यू का ही वेट कर रहा हूँ ओबा फेमी का, क्योंकि जब वो आएंगे तो एक अलग तहलका मचाएंगे। और वो भी ऐसा बंदा है जो ऐसा लग रहा है कि सक्सेस की गारंटी अपने छाती में चिपका के आया है। बहुत बुरी तरीके से रिया रिप्ली लिव मॉर्गन के पीछे पड़ी थी, लेकिन बहुत सारी चीजें WWE के कैमरास में कैप्चर नहीं हो पाती, वो फिर चीजें हमको यहां से पता चलती हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हो कितनी बुरी गंदी तरीके से रिया रिप्ली लिव मॉर्गन को चेज कर रही है, और वहां पे सारे लोग भी सरप्राइज रहे कि अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं। और ये मुझे बहुत अच्छी बात लगती है, क्योंकि वो जो चीजें जब WWE के कैमरास में दिखती है तो लगता है अच्छा ये तो कैमरा के लिए किया है, लेकिन वो उसको जब कैमरास में नहीं है उसके बाद भी जब फैन कैम से आती है तो उन वीडियोस की जो फील है वो कुछ अलग होती है। और अभी बैश इन बर्लिन में बता दिया था मैंने आपको रिव्यू वाली वीडियो में कि इनका मिक्स टैग टीम मैच भी ऑफिशियल हो गया है। एंड फाइनली शायद रिया रिप्ली को मौका मिलेगा अपने डॉम को बजाने का, और वो मूवमेंट का भी फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और उस मूवमेंट पे मुझे लगता है पॉप भी बहुत तगड़ी होगी। बहुत सारे लोगों ने वैसे उसको प्रेडिक्ट कर ही लिया, लेकिन एक्सेवियर वुड्स शायद वो चीज करने वाले हैं जो कि हमने कभी सोचा नहीं था कि न्यू डे के ग्रुप में हमको देखने को मिलेगी, और वो है इनके बीच में स्प्लिट, इनके बीच में ब्रेकअप। वो एक्सप्रेशन साफ ही दिख रहे हैं एक्सेवियर वुड्स के कि ओडीसी जोन्स के आने की वजह से उनको कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है। ऊपर से कैरन क्रॉस भी उनके दिमाग में घुस के बैठे हुए हैं इतने कुछ महीनों से। तो देख के अब यही लग रहा है कि इतने महीनों से जो हो रहा था वो इसका बिल्ड है, और फाइनली न्यू डे का भी ब्रेकअप हो जाएगा कंपनी में। यार इस समय अगर बिगी होते तो कितना सिनेरियो ही अलग होता, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये ब्रेकअप के बाद तब तक ये साथ में ना आए जब तक बिगी ना आए, ऐसा भी हो सकता है कि जब तक बिगी ना आए तब तक ये बंदे कभी साथ में दोबारा से रियूनियन भी ना करे। बट मुझे बीच में देख के लग रहा है कि ओडीसी जोन्स की तो क्या ही गलती थी भाई, वो तो बंदा अपना सही काम कर रहा है, ऊपर से उसको थोड़ा एग्रेसिव लुक दो। बट अब लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि बहुत जल्दी एक्सेवियर वुड्स को गुस्सा आने वाला और वो फोड़ देंगे कोफी किंगस्टन को, और उसके बाद हो जाएगा न्यू डे का ब्रेकअप, जो कभी किसी ने सोचा नहीं था। इवन ये खुद भी इंटरव्यूज में बोलते थे कि हम कभी अलग नहीं होने वाले, बट शायद अब स्टोरी लाइन के हिसाब से वो चीज होगी। WWE से छुट्टी लेके ब्रॉक लेसनर क्या कर रहे हैं भाई, मेरे को दो फोटो दिखी। सबसे पहले तो ये जो कि मैंने देख के समझ लिया था भाई ये तो कोई पुरानी फोटो है, ये अभी की नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो भी मैंने आपको रिसेंट लुक दिखाया था ब्रॉक लेसनर का वो तो क्लीन शेव वाला था। बट ये भी हो सकता है कि वो जो क्लीन शेव है ना वो कुछ दिनों पहले की हो, जिसको बाद में सोशल मीडिया पे पोस्ट किया हो। बट अब जो चीज मुझे दिखी, ये इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी है, वैसे ये जो अकाउंट है ब्रॉक लेसनर क्लब वाला, शायद आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो उसको टकराए देख लिया होगा अगर आपकी फीड में WWE का कंटेंट आता रहता है। तो यहाँ पे भाई ब्रॉक लेसनर की बियर्ड का लुक देखो, वो जो उनकी पूरी फुलर नीचे से भी बियर्ड थी चिन पे भी, अभी वो नहीं है उनका। और ये तो पहली बार ही देखा मैंने ये वाला ब्रॉक लेसनर का लुक, तो ये तो कंफर्म ही करता है कि ये उनकी बिल्कुल लेटेस्ट वाली ही पिक्चर है। इस लुक के साथ तो नहीं आ रहे वैसे ब्रॉक लेसनर, ये तो तय है। ऐसा लग रहा है कि WWE से ऑफ में वो खुद ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि चलो अब ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। जब मैं ब्रॉक लेसनर की पर्सनैलिटी पे इसको सोच रहा हूँ ना कि आज ब्रॉक ने सुबह उठ के सोचा होगा
कि चलो यार थोड़ा लुक चेंज कर दो, पता नहीं फिट नहीं बैठता, क्योंकि उसको तो ब्रॉक को हमने हमेशा रिंग में देखा बिल्कुल पागल सा गुस्से में, या फिर जब वो काउबॉय वाला कैरेक्टर प्ले करे तो बहुत ज्यादा चिल। तो लुक वैसे कोई सा भी हो जाए ब्रॉक लेसनर का, वो अंदर का जो खूंखार जानवर है वो तो हमेशा तैयार ही रहता है हंट करने के लिए। ये वाली बात सुन के बहुत रिलीफ आ जाएगा आपको। बैड ब्लड लाइन के बारे में बात है, जेकब फार्टू के बारे में बात है। तो हमको कुछ सोर्सेस की तरफ से ये पता चल रहा है भाई कि इस महीने के एंड तक जेकब फार्टू वापस आ जाएंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई में। अभी ये नहीं पता चला कि उनकी इंजरी का नेचर क्या, क्या किसी प्रोसीजर के थ्रू वो जा रहे हैं, कुछ नहीं पता। बस यही पता चला है कि जेकब फार्टू इस महीने के एंड तक आ जाएंगे। और हम बात भी कर रहे हैं कि कैसे ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। अगर जेकब फार्टू को ही तुम अलग रख दोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। रोमन रेंज के बारे में तो ऑलरेडी लोग बोल रहे हैं कि यार ये बंदे ने तो अकेले सबको बजा दिया, तो वैसे भी ये लोग क्या करने वाले हैं। तो अब जेकब फार्टू की बहुत जरूरत है। इस बात से शायद हम यही आइडिया लगा सकते हैं कि अब जब जेकब फार्टू आएंगे तभी इस बैड ब्लड लाइन के अंदर थोड़ी जान भी आ जाएगी। रोमन रेंज का मैच मंडे नाइट रॉ में, आपको पता है नेक्स्ट जो साल है 2025 उसमें रॉ जाने वाली है नेटफ्लिक्स पे। और बहुत सारी बातें अभी से चल रही है कि कैसे वो जो चीज है, वो जो इवेंट है, वो जो एडिशन है, वो जो एपिसोड है रॉ का, उसको डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत बड़ा कंसिडर कर रही है, क्योंकि इनकी जो डील है वो ही नेटफ्लिक्स के साथ इतनी ज्यादा बड़ी हुई है। तो पिच ये है कि रोमन रेंज शायद मंडे नाइट रॉ में एक मैच में ही कंपीट कर सकते हैं। और बातें ना ये हो रही है कि रोमन रेंज मैच कर सकते हैं कोडी रोड्स के सामने भी, या फिर कोडी रोड्स और द रॉक जैसा मैच भी जो है शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉ पे ही बुक कर दे। ये बोलते बोलते मेरे चेहरे पर स्माइल आ रही है, क्योंकि मुझे लग रहा होगा आप सोच रहे हो ये क्या बात बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको इसके पीछे बताता हूं कि क्या सेंस है। देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई किसी भी शो पर बड़ी चीज कब करती है, तब जब उसकी ज्यादा वैल्यू होती है, या फिर उसके पीछे उनको बिग मनी पता होता है, वो ऑलरेडी लगी हुई है। तो वो चीज नेटफ्लिक्स वाले ऑलरेडी काम कर ही चुके हैं। तो पहले शो को बिल्कुल बैंगर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड वाला शो बनाने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ भी कर सकती है वहां पे। इवन वो चीजें जो कि आप बड़े शो जैसे कि रेसलमेनिया, रॉयल रंबल ऐसे शोज के अंदर देखते हो, उस नजरिए से डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको देखेगी। अब ये मत सोचना अरे रॉ के एपिसोड में हो गया, ये रॉ का नॉर्मल एपिसोड नहीं है, ये नेटफ्लिक्स पे जाने वाला मंडे नाइट रॉ का पहला एपिसोड है। तो शायद कुछ ऐसे मैचेस जो कि हम किसी बड़े बड़े पेपर व्यूज में भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप वहां पे होंगे, वो चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई आपको मंडे नाइट रॉ के एक एपिसोड में डिलीवर करके दिखा सकती है। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 2025 जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का साल है बहुत धांसू होने वाला है। वीडियो मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बनाई है। स्क्रीन पर आपको वीडियो भी दिख रही होगी, पॉडकास्ट भी दिख रहा होगा ब्रॉन ब्रेकर का, आप जाके सुन सकते हो। कंटेंट आपके लिए भरपूर रहता है ऑन रेसल चैटर। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ऐसी वीडियोस के लिए। और तब तक लेते रहो जिंदगी के मजे।